चालू कारोबारी साल में आर्थिक विकास की रफ्तार सुस्त रहने वाली है। एनएसओ ने पूरे साल के लिए पहले एडवांस असेसमेंट में पिछले साल के 8.2% के मुकाबले इस साल 6.4% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान दिया है। मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग में बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें हरियाली लौटती हुई दिखाई दे सकती है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जीडीपी का यह पहला अनुमान किस और इशारा कर रहा है? देखिए, दरअसल जो पूरे कारोबारी साल का अनुमान जारी किया गया कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है, और इसको इस वजह से महत्वपूर्ण कहा जाए क्योंकि चालू कारोबारी साल में इन्होंने 6.4% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान जारी किया है, जबकि पिछले साल ये 8.2% था, यानी पिछले साल के मुकाबले अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अलग अलग एजेंसी संस्थाओं की तरफ से जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया गया था, चाहे रिजर्व बैंक की बात करें, S&P ग्लोबल की बात करें, IMF की बात करें, उन सब के मुकाबले जो एनएसओ ने जारी किया है वो और भी कम अनुमान जारी किया है, वो सिर्फ 6.4% अनुमान जारी किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो है माइनिंग सेक्टर, जो 7.1% से घटकर 2.9% पर हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 9.9% से घट के 5.3% तक रहने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, जो 9.9% से घटकर 8.6% तक है। ट्रेड, होटल्स, रियल एस्टेट, इन सब में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ का बढ़ता हुआ अनुमान है, 1.4% से बढ़ के 3.8% रहने का अनुमान है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी अच्छी खासी बढ़ोतरी वहाँ देखने को मिल रही है, 4 पॉइंट से बढ़कर 7.3%। तो मुझे लगता है कुछ यहाँ पे सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, ये शायद आगे चलकर मजबूत होते हैं तो रफ्तार थोड़ी सी तेज हो सकती है, लेकिन फिलहाल रफ्तार सुस्त रहने का सार है, जो कि 4 साल में सबसे निचले स्तर पर है। जी, शुक्रिया लक्ष्मण जी जीडीपी के अनुमानित आंकड़ों को समझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। 2 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो 234 पॉइंट चढ़कर 78,199 पर और निफ्टी 92 पॉइंट चढ़कर 23,708 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। मार्केट की पूरी डिटेल्स अब लेते हैं कंचन से। तो कंचन, आज बाजार संभलता हुआ नजर आया और किन स्टॉक में सबसे ज्यादा एक्शन रहा और कहां कमजोरी दिखाई दी? तो कल की बड़ी गिरावट के बाद बाजार में आज हमें अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि आपने बताया, वैसे आज सारे ही इंडाइसेस में अच्छी खासी रिकवरी देखी गई है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर में सबसे पहला नाम है ONGC का, जहां पे करीबन 4% की बढ़त देखने को मिली है। SBI लाइफ 3%, HDFC लाइफ 2.5% और टाटा मोटर्स में करीब 2.25% की मजबूती रही है। लूजिंग पॉकेट में ट्रेंड का सबसे पहले नाम आता है, 2% की गिरावट यहां देखने को मिली है। HCL टेक 2%, TCS में करीबन 2% और आयशर मोटर करीबन 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप की बात कर लेते हैं। बायोकॉन में करीबन 7% का इजाफा, BSC में 6%, फैक्ट 5.25% और मैक्स हेल्थ केयर भी करीबन 4% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। गिरावट में कौन से बंद हुए हैं उस पर भी नजर डालते हैं। कल्याण ज्वेलर्स में 3% की गिरावट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3%, PB फिनटेक करीबन 2% और टोरेंट पार भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ यहाँ पे हमें बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो भारतीय बाजारों में एफआईज की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो रही है। यह सच है कि अक्टूबर नवंबर के मुकाबले दिसंबर में बिकवाली कम हुई है। पिछले 3 महीने में एफआईज के एक्शन की पूरी तस्वीर बता रही है मिताली जैन। तो एफआईआईज का जो मूड है आजकल मौसम की तरह चेंज हो रहा है, कभी हाँ तो कभी ना। कुछ सेक्टर्स में बढ़ चढ़कर बाइंग दिखने को मिल रही है, वही कुछ सेक्टर्स में लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डेटा की, तो अक्टूबर से कंपैरेटिवली दिसंबर में कम बिकवाली देखने को मिली है। अक्टूबर में जो आंकड़ा 1,14,000 करोड़ के आसपास का था, दिसंबर में घटकर 17,000 करोड़ की बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो अब सवाल ये उठता है कि एफआईआईज किन सेक्टर्स में पर्टिकुलरली बुलिश है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां वो अपना रुख मोड़ते हुए नजर आए हैं। तो जो बुलिश सेक्टर्स है उसमें शामिल है IT, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ केयर और कंज्यूमर सर्विसेज। वन बाय वन अगर इसकी बात करें तो जो IT सेक्टर है, IT सेक्टर्स के नंबर एक बार स्क्रीन पर लाइए प्लीज़। IT सेक्टर्स की अक्टूबर की बिकवाली के बाद नवंबर और दिसंबर में हमें अच्छी बाइंग यहाँ पे देखने को मिली है।
इसके अलावा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वहाँ पे भी पिक्चर कुछ ऐसी ही है, जहाँ अक्टूबर में सेलिंग थी और आते आते नवंबर और दिसंबर में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। तीसरा सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर। वहाँ पे भी आंकड़े कुछ ऐसा ही बताते हैं कि दिसंबर और नवंबर बिकवाली के अलावा यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी पिक्चर कुछ ऐसी ही है। एक बार स्क्रीन पे लाइए। अक्टूबर में थोड़ी बिकवाली थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि एफआईएस काफ़ी बुलिश नज़र आए इस सेक्टर में। अब बात करते हैं कंज्यूमर सर्विसेज की, तो कंज्यूमर सर्विसेज के आंकड़े जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे भी एफआईएस काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। अक्टूबर में काफ़ी बिकवाली हुई थी, लेकिन नवंबर और दिसंबर तक आते आते यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो लकी नहीं है और एफआईएस कॉन्स्टेंटली यहाँ पे बिकवाली करता हुआ नजर आया। उसमें शामिल है एफएमसीजी, ऑटो, ऑयल एंड गैस और पावर में अक्टूबर तक अच्छी बाइंग थी, लेकिन आते आते यहाँ पर हमें बिकवाली देखने को मिली है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं जहाँ पे बाइंग होती है, वो मार्केट को दर्शाते हैं कि यहाँ से अब एफआईएस किस मूड की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबर। एक्सपोर्टर्स को लिक्विडिटी बढ़ाने और सस्ती ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने के लिए बजट में ठोस ऐलान किए जा सकते हैं। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को दोबारा शुरू किया जा सकता है। पूरी डिटेल्स अब लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, एक्सपोर्टर्स को खुश करने वाली खबर है और एक्सपोर्ट सेक्टर में जितने भी लोगों को रोजगार मिलता है उनके लिए भी एक ज़्यादा बड़ा मौका मिलेगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बजट में कई सारे ऐसे ऐलान किए जा सकते हैं जिसमें खास तौर से एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण ऐलान ये हो सकता है कि एक्सपोर्टर के हाथ में लिक्विडिटी ज़्यादा से ज़्यादा तय समय के भीतर मिल जाए। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका पेमेंट आने में टाइम लगता है, उनके बाकी रिफंड आने में टाइम लगता है, तब तक उनको पूंजी की जरूरत पड़ती है दूसरे कंसाइनमेंट को पूरा करने के लिए। तो वहाँ पे लिक्विडिटी तुरंत उनके हाथ में आ जाए, इसके लिए कुछ खास इंतजाम, एक खास स्कीम का ऐलान यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा, एक्सपोर्टर्स को हमेशा compete करना पड़ता है ऐसे देशों से जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। उसके लिए सरकार यहाँ पे काफ़ी सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को फिर से नए स्वरूप में लॉन्च कर सकती है। और अभी 5% का यहाँ पे ब्याज में राहत दिया जाता है, तो उस राहत को आगे भी सरकार कंटिन्यू कर सकती है। 31 दिसंबर कोई स्कीम खत्म हो गई है और उसका दायरा भी बढ़ा सकती है। दायरा बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अभी ये तय है कि साल भर में 50 लाख रुपए तक का जो कैप होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के, एक कोड पे, तो उस कैप के तहत ही स्कीम के तहत फायदा मिलता है। अब उसको कैप को, इस सीमा को सरकार बढ़ा सकती है ताकि ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को इसमें शामिल किया जाए। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट एक तो रोजगार देता है, दूसरा चीन और यूएस की वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और सरकार इस दबाव को कम करने की कोशिश इस बजट में करेगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए।